अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हमने बात यहाँ पे ख़त्म की थी कि जैसे जैसे स्कार मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे ही उसकी वेस्कुलर सप्लाई कम होती जाती है और एंड सो द हाईली वेस्कुलराइज्ड granulation tissue is transformed into pale largely avascular scar. Now let's see how connective tissue is remodeled and scar shrinks. ठीक है, अब जब स्कार बन जाता है तो वो खुद को रीमॉडल करता है इस तरह से कि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। और वो अपनी स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर सकता है उसके देखें कुछ मेन पॉइंट्स हैं। लाइक नंबर 1, कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं बोन के वो साइज़ में इंक्रीज़ कर जाते हैं इस तरह से। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग ऑफ कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, इसके अलावा एक और फैक्टर होता है, वो ये है कि न्यूली फॉर्म्ड स्कार जो होते हैं ना उनमें जो 50% प्रोटीन कोलेजन पे कंसिस्ट करती है। न्यूली फॉर्म स्कार्स जो हैं, स्कार्स की प्रोटीन 50% कोलेजन पे कंसिस्ट करती है। और अगर ये इमेच्योर या कह लें न्यूली फॉर्म्ड स्कार है तो जो कोलेजन की टाइप प्रेजेंट होगी इसमें दैट वुड बी कोलेजन टाइप 3। लेकिन फिर जैसे जैसे स्कार मैच्योर होता है तो ये जो टाइप 3 है दैट वुड बी शिफ्टेड टू टाइप 1। ठीक है, मैच्योर स्कार में ये कोलेजन टाइप 3 जो है वो शिफ्ट हो जाएगी इनटू कोलेजन टाइप 1। दिस इज द मोर रेजिलिएंट टाइप। इस तरह से भी वूंड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है, तो वो जो स्किन वूंड होते हैं, स्किन वूंड्स दैट आर वेल फ्यूचर्ड, वो 3 मंथ्स में ही, मतलब जो स्टार्टिंग वाले 3 मंथ्स हैं उन्हीं में भी ऑलमोस्ट अपनी 70 से 80% तक अपनी ना नॉर्मल स्किन वाली स्ट्रेंथ को रिगेन कर चुकी होती हैं। ठीक है, नॉर्मल स्किन वाली अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन कर चुकी होती हैं अप टू 70 to 80% इन जस्ट 3 मंथ्स। सही है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्शन को, जो ये वूंड की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी उसे इनिशिएट जो करवा रहा था दैट इज मायोफिब्रोब्लास्ट। इसे हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब इनिशिएट तो मायोफिब्रोब्लास्ट ने कर दिया, लेकिन उसके बाद लेटर स्टेजेस में ये जो वूंड की कॉन्ट्रैक्शन होनी है यानी स्कार ने श्रिंक होना है, ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करेंगी कोलेजन फाइबर्स की क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, उस वजह से फिर ये कॉन्ट्रैक्शन जारी रहेगी। पहले इनिशिएट इसने करा दिया, उसके बाद फिर लेटेस्ट स्टेजेस में जैसे स्कार मैच्योर होता जा रहा है फिर उसे जो है कोलेजन फाइबर की क्रॉस लिंकिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगी। स्टार्टिंग में तो जैसे इंजरी होती है ब्लीडिंग स्टॉप करने के बाद ना स्कार फॉर्मेशन हो जाती है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिपेयर। अब जैसे ही टिश्यू रिपेयर होना शुरू हो गया है
तो आहिस्ता आहिस्ता स्कार की श्रिंकेज स्टार्ट होनी है, यानी कि उसकी जो स्कार की श्रिंकेज स्टार्ट होने को आप कह लें कि अब स्कार ने श्रिंक कैसे होना है, इन अदर टर्म्स उसकी कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं उन्होंने डीग्रेड होना है, सही है, कनेक्टिव टिश्यू डीग्रेडेशन होनी है। और कनेक्टिव टिश्यू डीग्रेडेशन से लिंक जो है, हम एक एंजाइम की फैमिली को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस। अच्छा देखें, इसके नाम से ये मैट्रिक्स और प्रोटीनेजेस के नाम से तो पता लग रहा है ना कि ऐसे एंजाइम्स जो मैट्रिक्स की डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसके नाम में ये मेटालोप्रोटीनेजेस क्या शो कर रहा है? एक्चुअली these enzymes are depend upon metal ions for their enzymatic activities. That's why there is a term metallo in their name. ठीक है, और प्रोडक्शन की अगर देख लें बात, तो these enzymes are produced by variety of cells like synovial, fibroblast, macrophages, neutrophils, and some epithelial cells. ठीक है, we know very well that there's a complete check and balance in our body for almost each and every function. If it gets disturbed, it will result in some kind of pathology. So मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस की सिंथेसिस और सेक्रीशन को रेगुलेट कराते हैं, इनकी रेगुलेशन would be done by some factors like cytokines, which means growth factors, और ग्रोथ फैक्टर्स में हम स्पेसिफिकली ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा के फंक्शन को देखा था हमने कि वो कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इन रिपेयरिंग प्रोसेस। खैर ये तो प्रीवियस वीडियो की बात है। इस वीडियो में अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस फैमिली के डिफरेंट एंजाइम्स किस तरह किस कंटेंट को डिग्रेड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंटेंट को डिग्रेड करते हैं ये देखें। हम देखें मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस की टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, दे आर नाउन एज इंटरस्टिशियल कोलेजिनेजेस बिकॉज दे क्लीव फिब्रिलर कोलेजिन। ठीक है, और टाइप 2 यहाँ भी इन्वॉल्व है। आगे देखें मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस 2, इधर भी 9, दे आर नाउन एज जेलाटिनेजेस, मतलब 2 को इंटरस्टिशियल कोलेजिनेजेस भी कहते हैं क्योंकि वो फिब्रिलर कोलेजिन को भी क्लीव करता है, और 2 को जेलाटिनेजेस भी कहते हैं बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन क्लीवेज ऑफ एमोर्फस कोलेजिन एंड फिब्रोनेक्टिन। ठीक है, आप 3 देख लें, इसी तरह 3 यहाँ भी इन्वॉल्व था और 3 यहाँ भी है। सो मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस 3, 10 एंड 11 स्ट्रोमालाइसिन्स, ये आप देखेंगे कि ये तो थोड़े को मतलब कि ना ये सिर्फ एमोर्फस कोलेजिन फिब्रोनेक्टिन को और ये फिब्रिलर कोलेजिन को काटता है, लेकिन ये ज़्यादा वैरायटी को, ये जो स्ट्रोमालाइसिस है ना, ये ज़्यादा वैरायटी को क्लीव करता है। यानी वैरायटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंटेंट्स लाइक प्रोटियोग्लाइकन्स, लैमिनिन,
fibronectin and amorphous collagen. These are cleaved by this class. ठीक है. अच्छा, इनके अलावा ना एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिग्रेडेशन जो है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डिग्रेडेशन न्यूट्रोफिल इलास्टेसिस, न्यूट्रोफिल इलास्टेज, कैथेप्सिन जी, प्लाज्मिन, सीरीन प्रोटीनेसिस वगैरह भी कराते हैं. But as long as wound healing is concerned, they are less important than matrix metalloproteinases. ठीक है, ये लोग भी डिग्रेडेशन कराते हैं, लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं वूंड हीलिंग की, ठीक है, वूंड रिमॉडलिंग की, तो उसमें मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस का मेजर फंक्शन है. ये लोग इतना इन्वॉल्व नहीं होते इसमें. ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दे आर लेस इम्पोर्टेंट देन मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस. ठीक है. पीछे मैंने बात की थी चेक एंड बैलेंस की. सो जहाँ पे कोलेजन डिग्रेडिंग एंजाइम्स यानी कोलेजिनेसिस की ज़रूरत नहीं है और उन्हें इनहिबिट करना है, तो उसके लिए प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेसिफिक टिश्यू इनहिबिटर्स, एब्रीविएटेड एज TIMPs. ठीक है, टिश्यू इनहिबिटर्स ऑफ मेटालोप्रोटीनेसिस. ये TIMPs क्या करेंगे कि एक्टिवेटेड कोलाजिनेसिस को इनहिबिट कर देंगे. ठीक है, रैपिडली इनकी इनहिबिशन करा देंगे. So these TIMPs are produced. ठीक है, इन्होंने इनहिबिशन तो करा, लेकिन इन्हें बनाता कौन है? These TIMPs are produced by most mesenchymal cells. So इस तरह से MMPs, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेसिस, और TIMPs का जो बैलेंस होता है ना, मतलब जिस साइड पे डेविएट करना है उस तरह से उसका फंक्शन होगा. इनका जो बैलेंस है वो डिटरमिन करेगा कि स्कार की नेचर क्या होगी और स्कार का साइज क्या होगा. ठीक है, इंशाल्लाह आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे. थैंक यू.